गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। राजनैतिक सिद्धांतों में हम क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसका जनता द्वारा प्रोत्साहित किए गए मूल्य और सिद्धांतों का अध्ययन। देखो, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ये कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनको भारत में भी और अमेरिका जैसे देशों के संविधान में विशेष महत्व दिया गया था। इन सिद्धांतों का अध्ययन या इन मूल्यों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इन सिद्धांतों के बारे में विचारक जो है उनमें एकमतता का अभाव है। जैसे कि अगर आप देखें प्लेटो और अरस्तु, उनका विवाद जो था वो ये था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सी व्यवस्था जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। रूसो जो है उन्होंने स्वतंत्रता जैसे मूल्य जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया, तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने समानता जैसे मूल्य को महत्व दिया। गांधी जी जो थे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में समानता के अर्थ को और स्वतंत्रता के महत्व को स्थापित करने की कोशिश की। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की मांग की। तो कहने का मतलब ये है कि मूल्य तो बहुत से हैं, लेकिन विचारक जो हैं उनमें एकमतता नहीं है। कोई स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई समानता को, तो कोई आरक्षण को। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मूल्य हैं ये भारतीय संविधान के अंतर्गत अपना एक अलग महत्व और स्थान रखते हैं और इनका अध्ययन हम राजनीति में करते हैं। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी अवधारणाएं कितनी उचित हैं, इनकी भी जांच इसमें की जाती है। देखो, धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय होता है भारत के अंदर हर धर्म का नागरिक जो है वो समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कानून का शासन, कानून जो है भारत में वो सर्वोच्च है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, वो कानून के ऊपर नहीं है। या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के आधार पर न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए और लागू किए गए कानूनों पर प्रतिबंध लगा सकती है, रोक लगा सकती है। तो राजनीति विज्ञान के अंदर हम यही देखते हैं कि ये अवधारणाएं कितनी उचित हैं या इनकी जांच जो है वो यहीं पर की जाती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है इसका वो है कि क्या स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को प्राप्त किया जा चुका है। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास भी किसमें किया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को समानता प्राप्त है। अगर आप देखें भाई, राजनीतिक क्षेत्र में तो सब समान है, जैसे सबको वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अगर अभी भी अपन देखें तो अभी भी गरीबी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। जाति के आधार पर वैसे तो सरकार ने भेदभाव जो है उसका अंत किया है, लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम देखें तो जाति के आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव जो है वो किया जाता है। ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विशेष अधिकार दिया गया है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति सिद्धांतों के अंतर्गत ही हम ये देखते हैं कि जो भी मूल्य हैं या जो भी अधिकार हैं नागरिकों को, क्या समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकार पूरी तरह से मिल चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट जो आता है फोर्थ पॉइंट, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की पुनः व्याख्या करना। देखो, आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनः व्याख्या की गई थी। आजीविका मतलब रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया था, क्योंकि जब लोग के पास रोजगार ही नहीं होगा, उनके पास काम धंधा नहीं होगा, तो उनका जीवन कैसे चलेगा। तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया था। समाज में जो भी समस्याएं आती हैं उनका सामना करने के लिए अनेक प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, तो उन नीतियों का अध्ययन भी हम किस में करते हैं, हम राजनीतिक सिद्धांत में ही उनका अध्ययन करते हैं।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो आता है नागरिकों की स्वतंत्रता पर खतरों का अध्ययन। अर्थात इसमें हम ये भी अध्ययन करते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता पर कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है इंटरनेट और दूसरा है वैश्विक संचार तकनीक। देखो, आज इंटरनेट का नाम सर्वविदित है, सब लोग इंटरनेट से भली भांति परिचित हैं, लेकिन आपको पता ही है कि इंटरनेट जो है उसका जहाँ पर कुछ सकारात्मक प्रभाव है, वहीं इसका कुछ नकारात्मक इम्पैक्ट भी हुआ है। अर्थात ये व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता के में कई बार जो है वो बाधा पैदा करने का काम भी करता है। जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार इंटरनेट के ज़रिए लोग जो है उनको ठगा भी जा सकता है और उनकी गोपनीयता जो है उसको भी भंग किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो इंटरनेट जो है उस पर नियंत्रण रखना जो है वो आवश्यक है। दूसरा, वैश्विक संचार तकनीक। दुनिया भर में जो आदिवासी संस्कृति है या जंगल की सुरक्षा जो है, उसके लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है ये। भाई, आज वैश्विक संचार तकनीक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से संपर्क में आ सकते हैं, उनसे तालमेल बना सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी जो है या जो अपराधी हैं, वो भी अपना एक नेटवर्क कायम करने की क्षमता उन्होंने बना ली है। आज आतंकवादी जो हैं वो अपना नेटवर्क स्थापित करके देश के किसी भी जगह पर कहीं पर भी वो आतंक फैला सकते हैं, जिससे क्या होगा? देश में जन की भी हानि होगी और धन की भी हानि होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां इंटरनेट और वैश्विक संचार तकनीकी के कुछ फ़ायदे हैं, वहीं इसका गलत प्रयोग करने पर या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। इसका प्रयोग जो है वो देश के अहित में भी किया जा सकता है या किया जा रहा है, तो इन पर नियंत्रण लगाना आवश्यक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं।